हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का तीसरा सेशन जो कि बेस्ड होगा एटॉमिक मासेस पर। तो अब अगर हम देखें तो एक एटम को अगर मुझे मेज़र करना है कि इस एटम का मास क्या है, तो हम इसे कैसे मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाते हैं, हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड के बेसिस पर लेते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि मैं मार्केट में गया तो मैं बोलूँगा शॉप वाले को कि भैया 1 किलो आलू दे दो। अब 1 किलो आलू देंगे तो वहाँ पर वो क्या, जब उसको आलू को मेज़र करेंगे तब उसके सामने एक ना एक वेट रखेंगे 1 केजी का और उससे कंपेयर करके बोल देंगे कि लो भाई ये 1 किलो आलू अपने हो गए। ठीक है, तो अब मैं एटम को कैसे मेज़र कर सकता हूँ। एटम तो बहुत जो छोटा यूनिट है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लायक अपने पास कोई स्टैंडर्ड है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। अब अगर अपने को एटॉमिक मास निकालना था तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। हमने एक स्टैंडर्ड माना कि मेरे पास जो 1C12 एटम है, ठीक है, एक C12 एटम को लेकर, यानी कि कार्बन का एक आइसोटोप जिसका मास क्या होता है 12 होता है, ठीक है, उसको हमने लिया और उसका 1/12 हिस्सा लिया। इस 1/12 हिस्से को हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया और इसकी कंपैरिजन में हम बाकी एटॉमिक मासेस निकालते हैं, इसलिए हम इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है कि 1/12 ऑफ C12 एटम के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मासेस को निकालना, इससे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर आपको किसी का भी मास मेज़र करना है तो हम क्या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला अपने पास क्या है, मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि C12 एटम का मास है क्या। तो C12 एटम का मास क्या है, इट इज़ 1.99 इंटू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, एक C12 जो आइसोटोप है हमारे पास, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों, ठीक है, एक होगा हमारा C12, एक होगा हमारा C13 और एक होगा हमारा C14। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट अबेंडेंट C12 को ही डील करेंगे। ठीक है, अभी इसका मास अपने को कितना मिला, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। पक्की बात। अब अगर मैं देखूँ तो एक एटम जो छोटी सी यूनिट हम बना रहे हैं, एक एटम में क्या मास होगा, तो हमने उसको कार्बन का वेट रखा डिवाइड बाय 1/12 ले रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर दिया हमने और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/12 ऑफ C12 एटम होता है। ठीक, ये हमारी एक यूनिट है, ये हमारा वो स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ करके हम बाकी के वेट को निकालेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसे केजी में निकालोगे तो ये वैल्यू हमने स्टोइकियोमेट्री में वो हमारे साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि इसको हम 10⁻⁻27 केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर ग्राम को केजी करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 3 और ये 24 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया, 27 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसके बेसिस पर क्या क्या मास निकालते, तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना लिया जाता है, 1। अभी मैं इस सारे इनके एटॉमिक मास यूनिट रख रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास हीलियम कितना आता है, हीलियम का मास कितना होता है, इट इज़ 4। हीलियम के बाद लिथियम का मास कितना आता है हमारे पास, 7। हमारे पास बेरिलियम का मास कितना आ जाता है, अप्रॉक्स 9। ठीक है, बोरोन का मास हम ले लेते हैं 11। कार्बन का मास हमारे पास क्या होता है, 12। ठीक, नाइट्रोजन का मास हमारे पास क्या होता है, 14। ऑक्सीजन का मास कितना होता है अपने पास, 16। फ्लोरीन का अपने पास कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और नियोन का अपने मास कितना हो जाएगा, अराउंड 20 के आसपास। सिमिलरली हमारे पास सोडियम है, सोडियम का मास कितना होता है, 23। ओके, और हीलियम सोडियम के बाद अपने पास मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के कितना हो जाएगा, 24। मैग्नीशियम के बाद अपने पास एल्यूमिनियम आएगा जिसका होता है 27। एल्यूमिनियम के बाद अपने पास आएगा सिलिकन जिसका होगा 28। सिलिकन के बाद हमारे पास आएगा फॉस्फोरस जिसका मास आपको लेना है 31। देन हमारे पास आएगा सल्फर, उसका मास होगा 32। देन हमारे पास हमारा क्लोरीन आएगा जिसका मास होगा 35.5। इसके बाद हमारा
आ जाता है आर्गन, जिसका मास आपको लेना है 40, एंड देन हमारे पास आएगा पोटेशियम दैट इज़ 39, एंड हमारे पास आएगा कैल्शियम जो कि हो जाता है 40 अगेन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मासेस हैं जो अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो एटॉमिक मास आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है अपने पास, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे AMU में मेज़र करा जाता है, जो हम बात कर चुके हैं। किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक मास का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये हमारे पास सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो एडिशन है वो अपने को एटॉमिक मास दे करके जाता है। अब की बात ठीक है। अब कुछ हमारे पास और इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मास होते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली तुम बोल सकते हो कि यूज़ होते हैं, या JEE मेन से नीट वाले में क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। और वो अपने को याद होना चाहिए आउट ऑफ 20। देखो अभी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट है। अब वो 118 एलिमेंट अपन याद तो कर नहीं सकते, ठीक। तो हम और कौन कौन से स्पेशल है जो अलग से हमारे यूज़ हो जाते हैं, तो उसके अंदर मैं उनकी एक लिस्ट बताता हूँ आपको। हमारे पास होता है मैंगनीज़, जिसका एटॉमिक मास होता है 55। अगला होगा अपने पास आयरन, जिसका मास होता है 56। देन हमारे पास होगा कॉपर, वो होगा 63.5। एंड हमारे पास होगा जिंक, जिसका मास होता है 65। इसके साथ साथ हम कुछ और मेटल्स भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर बहुत यूज़ होता है, जिसका मास आप याद कर लीजिए 108 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का मास आप 80 ले लीजिए, दो आइसोटोप होता है हालांकि 80 और 79, आप 80 ले लीजिए। आयोडीन का मास होता है 127, ठीक है। और हमारे पास बैरियम का मास होता है 137 और लेड का मास होता है 207, ठीक है। ये ऐसे और एलिमेंट हैं कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड भी होते हैं किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। तो इनके नोट्स बना लीजिए और इनको कोशिश करिए कि इनको ईजिली आप जल्दी से जल्दी याद कर सकें। इनका डायरेक्ट यूज़ है जो कि हम अभी आगे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करिए और इन्हें लिखिए। आगे बढ़े क्लास। अब अपने पास है क्या मास होगा एक हाइड्रोजन के एटम का। तो अपने को पता है कि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक। तो इसका जो मास आता है वो 1 AMU होता है, पक्की बात। तो 1 AMU को अब अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अपना यूनिट देखना, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो यूनिट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा करो। अब अपने को पता है कि एक AMU के अंदर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होते हैं। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट जनरल जो हमने पीछे पढ़ा AMU के अंदर आंसर मांगे, वो आपसे इस तरीके से भी आंसर को मांग सकते हो और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ आर्गन इन kg। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, हालांकि आपको ऑप्शंस ऑब्जर्व करनी कि जो आर्गन का अपना मास है वो किस में चाहिए, हमें kg के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे आर्गन के अंदर कितना AMU मास होता है। तो हमने देखा कि कार्बन के कंपैरिजन में 40 टाइम्स इसका मास है, इसलिए हम इसे AMU 40 AMU बोलते हैं, ठीक है। कार्बन के रिस्पेक्ट में, सॉरी 1/12 ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में, जो हमारा स्टैंडर्ड है। तो अगर अब यही मुझे kg में निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि एक AMU कितना kg होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 लगता है जब ग्राम kg में निकालते हैं अपन, ठीक है। तो kg में हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे बस एक मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू होगी 66.4 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन ये बोलता है कि आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल लगाना है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6.64। सिंस हम लेफ्ट हैंड साइड गए हैं तो नेगेटिव पावर एक कम हो जाती है, तो हो जाएगा 10 की पावर -26 kg, ठीक है बच्चों। स्क्रीन को पॉज करिए और तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, समझ में आ गया कि हमें बताना है 48 ग्राम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, कितना चार्ज। आगे बढ़े।
तो अपने को ये पता चलना चाहिए कि O2 माइनस, एक O2 माइनस के अंदर कितना अमाउंट होता है, 16 AMUs का वेट होता है। अभी कितने O2 माइनस मिल करके 48 AMU बनाएंगे, तो 48 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो अपने पास आएगा 3, यानी कि वहाँ पर 3 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। अभी एक ऑक्साइड के अंदर कितना चार्ज है हमारे पास, 2 माइनस का चार्ज है, पक्की बात, ठीक है। तो मेरे को अगर निकालना है तो 3 के अंदर कितना होगा, तो 3 के अंदर होगा 2 × 3 × 6, यानी कि अपने पास 6 चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा 6 चार्ज उसने लिखा नहीं, ये जो सी है ये कूलम बता रही है, जो कि चार्ज की यूनिट होती है। अब हमें इसे कूलम में आंसर निकालना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और हमको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो टोटल चार्ज अपने पास कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 6 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज आएगा बराबर 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब इससे हम क्या सीखते हैं, वो अगर क्वेश्चन में AMU का डेटा देता है तो आप उससे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयन्स या नंबर ऑफ़ एटम्स बड़े ईजिली से निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना AMU का डेटा वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो हमने क्लोरीन का जो मास है वो कितना याद करें, 35.5। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आधा प्रोटॉन हो या आधा न्यूट्रॉन हो? अगर नहीं तो ये 0.5 आया तो आया कैसे, ठीक। तो होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो लाइक क्लोरीन है, जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है। लाइक हमारे पास क्लोरीन के 2 फॉर्म मिलते हैं, एक 35 आइसोटोप होता है और एक क्लोरीन का 37 आइसोटोप होता है। तो क्लोरीन का मास अब हम क्या लें? ऐसा भी नहीं होता कि एक बहुत डोमिनेंसी में हो, एक कम हो, तो हम थोड़ा सा एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। जो 35 होता है वो नीचे में अराउंड 75% मिलता है, और जो 37 है वो अराउंड 25% मिलता है। तो अब ये भी नहीं कि हम 25% को नेगलेक्ट कर दें, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे में हम उनका एवरेज मास निकालते हैं। एवरेज मास का क्या तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के लिए एवरेज मास निकाल सकते हैं, फिर चाहे उसके कितने भी एलिमेंट क्यों ना एग्जिस्ट करते हो, लाइक कितने भी आइसोटोप क्यों ना एग्जिस्ट करते हो। तो इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि क्लोरीन पर ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्लोरीन जो है वो 2 आइसोटोप में मिलता है, 35 और 37। अभी क्या कह रहा है कि उसका मास 35.5 एवरेज, तो बताओ कि उन दोनों आइसोटोप का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब सिंस मुझे रेशियो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 35 क्लोरीन को मान लेते हैं, अच्छा इनका हमें मोलर रेशियो पूछा हुआ है 2 आइसोटोप का, ठीक। तो इसको मान लेते हैं कि X प्रेजेंट होगा, ठीक। और हमारे पास जो 37 क्लोरीन है इसका हमारा Y प्रेजेंट होगा। अब हमें X और Y की वैल्यू चाहिए, X डिवाइड बाय Y की वैल्यू चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास, इसका सम डिवाइड बाय 100। अभी ये वैल्यू कितनी दी गई है, 35.5 दी गई है, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस मुझे नहीं पता, तो मैं ये मान लूँ कि जो 35 क्लोरीन है वो X मिलता होगा, और इसका मास कितना है, 35 है, ठीक है। अभी मेरे पास जो 37 क्लोरीन है ये Y मिलता होगा, और इसका मास 37 है, डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 3550, मैं 100 को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 35x प्लस 37y। अब मुझे x और y का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो एक्स वाई का रेशियो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें से y को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3550
हम एक और काम कर सकते हैं इधर। हम काम क्या कर सकते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि x प्लस वाई मिल करके 100 बना रहे हैं, तो चीज़ें इजी वे में होंगी। ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। आप x और y की वैल्यू डाल दो अब यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3550 इक्वल टू 35, x की वैल्यू डाल देते हैं 100 माइनस वाई प्लस 37y। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3550 इक्वल टू 3500 माइनस 35y प्लस 37y। ठीक है, अभी इसको माइनस करोगे तो आंसर ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, माइनस होगा, हो जाएगा 50y, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ y नहीं आएगा, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y की वैल्यू आती है 25। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी था। अभी इस वैल्यू को क्वेश्चन 2 में पुट करो, x प्लस 25 इक्वल टू 100 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है 75। ठीक, यानी x जो है वो 75% है, y 25% है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर मैं x और y का रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 75। अब देखो पहले किसको रखना है, जो एलिमेंट पहले दिए, तो 35 वाला पहले, x पहले रखेंगे और y को बाद में रखेंगे, तो हमारा काट के आंसर क्या आ जाएगा 3/1, यानी 3:1 आएगा, तो आंसर भी आएगा। अगर आपने इसे उल्टा प्लेस करा तो आपका आंसर 1:3 होगा, जो कि गलत होगा। कभी भी रेशियो टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो पहले लिखा है आपको उसे पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसे आपको बाद में लिखना है। 35 पहले लिखा था तो मैंने इसलिए उसे x/y करा। ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो अब एक चीज़ होती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट का मास तो ठीक है, बट अपने पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनका मास कैसे निकालेंगे, तो बहुत सेम चीज़ें हैं। अब तक हम एक एलिमेंट के लिए मास की बात करते हैं, अब हम एक मॉलिक्यूल के लिए मास की बात करेंगे, यानी कि द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट मास ऑफ द C12 एटम। अभी इसके लिए मास कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे इजी मास से शुरू करेंगे हम। हमारे पास है H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। अब मुझे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना, आप मास तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको सभी एलिमेंट का मास ना याद हो। मास याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, और मेरे पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसका जो मास आएगा वो आएगा ऐड करने के बाद 18 AMU। ठीक है, तो जो रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है हमारा वाटर का, वो कितना हो जाएगा 18 AMU के बराबर होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूँ तो जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अभी ये हमारे पास है मीथेन CH4। ठीक है, अगर मुझे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं देखूँगा एक कार्बन है। अब कार्बन का मास कितना होता है 12, और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 AMU आएगी। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस सपोज थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हमारे पास, तो एक कार्बन है, कार्बन का 12 अभी हमने याद करा, और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 44 AMU। तो ये जो हम कर रहे हैं इससे मॉलिक्यूलर मासेस बोलते हैं। ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि हम इससे 1/12 ऑफ C12 एटम के अकॉर्डिंगली निकालें। जहाँ पर भी AMU लिखा है यानी वो एटॉमिक मास की यूनिट में, यानी 1/12 C12 एटम की यूनिट में है, यानी कि वो एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है। ठीक है, चलिए कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ें। देखो अभी जैसे इसने पूछा है कि मैं यहाँ पर आपको यूनिट्स इंडिकेट करना चाहता हूँ। अभी बच्चे 23 सोडियम रट लेते हैं, लेकिन अब यूनिट में फंसाएगा वो बोलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या है। तो मैंने आपको बोला कि जहाँ पर भी रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करनी, कुछ रिलेट करें यानी AMU आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा B। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसका एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे पूछ लिया बताइए व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ
वाटर, उसने ऐसे लिखा। अभी वाटर के आते ही दिमाग में बच्चों को 18 याद आ जाता है। आप लोग रट लोगे अभी 18 क्या होता है, वाटर का मास क्या होता है, ठीक है। और वो पहला ही दे देता है 18 ग्राम, लेकिन वो मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है, ठीक है। बी लिख देगा वो 18 ग्राम पर मोल, सी लिख देगा वो 18 AMU, और डी लिख देगा वो लेट अस सपोज 18 kg। तो ऐसे ही देख के ना बच्चा जल्दी से ये टिक कर देता है, बट आपको ये नहीं देखना, आपको मॉलिक्यूलर मास बोल दिया नहीं AMU में आंसर आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ नोट करके अपने को देखनी है कि जो हमारा AMU होता है इसे कभी कभी U भी बोला जाता है, ठीक है। U वैसे नया स्टैंडर्ड है, पहले अपन AMU ज़्यादा यूज़ करते थे, अब U करते हैं उसकी जगह पर, ऐसे NCERT में लिखा है। इसे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, वो AMU की जगह सिर्फ U भी यूज़ कर सकता है, वो भी सही है, और वो भी रिलेटिव यूनिट है, ठीक है। आगे देखिए, चलो आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पर, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे। तो अगला एग्जांपल है हमारे पास, इसका मास निकालिए C6H12O6, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं करता हूँ, फिर अगला कॉम्प्लेक्स आप करना। तो 6 कार्बन, कार्बन का मास 12, 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16। जब आप इसे ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 180 AMU, या फिर मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ, 180 U, ठीक है। अभी आपको एक क्वेश्चन दूँ मैं, चलो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आप करो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं याद करना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मैनोज, ऐसे करके बोल सकता है, ठीक है। C12H22O11, मैंने आपको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स दे दिया, ये है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज यानी कि चीनी जो हम खाते हैं ना, वही है। इसका मास निकालिए, स्क्रीन को पॉज करिए, इसका मास निकालिए, ठीक है, निकाल लिया। चलो क्रॉस चेक करते हैं। तो 12 कार्बन है, हर कार्बन का मास 12 होता है, 22 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, हर एक का मास 1, और 11 ऑक्सीजन है, हर एक का मास 16। तो आप इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका अराउंड आएगा 342 के पास, ठीक। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसका भी आप पहले ट्राई कर लेना स्क्रीन पॉज करके, फिर मैं कर दूंगा H2SO4। तो इसका मास निकालो, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, 1 सल्फर, सल्फर का मास 32, 4 हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास 16। तो इसका मास कितना आता है, 98 ग्राम, सॉरी 98 ग्राम नहीं, AMU, ठीक है। इस तरीके से हम इसके मासेस को क्या कर सकते हैं, निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसके बिना केमिस्ट्री नहीं होने वाली है, तो ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। अगली स्लाइड पे चले, चलो अगला है फॉर्मूला मास। काफ़ी बार क्या होता है कि वैसे तो देखो, ये फॉर्मूला मास इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन सब वैसी है, लेकिन कुछ अंतर है तभी तो पढ़ रहे हैं, पक्की बात है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, लाइक लेट अस सपोज कि मेरे पास एक वाटर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इससे बॉन्डेड हाइड्रोजन कौन सा है, इससे बॉन्डेड हाइड्रोजन कौन सा है, तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन जब मैं किसी आयनिक कंपाउंड की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मान लो NaCl, तो Na+ वहाँ प्रेजेंट होगा और उसका पड़ोसी होगा Cl-। सब बोलोगे सर इसमें भी तो सेम है, ये फॉर्मूला है, लेकिन नहीं, इस Cl- के जो पड़ोस में है इसमें कौन प्रेजेंट होगा, एक और Na+ होगा, इसके ऊपर भी Na+ होगा, इसके साइड में भी Na+ होगा। अब ये एक आयनिक कंपाउंड, अब मैं आपसे बोलूँ बताओ Cl- का एक्चुअल Na+ कौन है, तो बताना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एक छोटी सी यूनिट बनाते हैं कि भाई एक छोटी सी यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है, तो हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं हमारी एक छोटी सी यूनिट, और हम उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो फॉर्मूला यूनिट क्या है, समझ में आ गया, एक छोटी सी रिपीटिंग यूनिट जो कि आयनिक कंपाउंड में होती है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ किस में देखनी है, आयनिक कंपाउंड में देखनी है। अभी क्यों देखनी है वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता, आयंस होते हैं, ठीक है। ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है।
मान लो जो ब्लू वाला ये Na+ है और ये ग्रीन वाला हमारे पास Cl-, तो इस तरीके से ये बॉन्डेड होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल का है हमारा, तो हम यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर्मूला मास। तो अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि पैकेजिंग ऑफ Na+ एंड Cl- आयन इन सोडियम क्लोराइड इज डिपिक्टेड बाय द फिगर। इसमें दिखाया हुआ है कि Na+ और Cl- कैसे प्रेजेंट है। अब हमें इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी, ये तो करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि फॉर्मूला मास जो है NaCl का वो 68 यूनिट है। चलो निकाल के देखते हैं। तो NaCl के लिए अगर फॉर्मूला मास निकालना है तो सिंपल है, मॉलिक्यूल मास की तरह ऐड करना है। सोडियम का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। देखो मैं आगे की कैलकुलेशन कर तो नहीं रहा, लेकिन मुझे इतना क्लियर है कि 68 तो नहीं देगा, यानी बी ऑप्शन गलत है। सी क्या कह रहा है, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। भाई हमने करा, बिल्कुल ठीक है, दो स्टेटमेंट करेक्ट आ गए। अच्छा डी में क्या दे रखा है कि दो सही हैं, ए और सी, तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया अभी सभी को कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें सिंगल एंटिटी नहीं होती है, तो हम उनका मासेस को ऐड करते हैं जिससे अपने को फॉर्मूला मास मिलता है। ठीक, अभी एक टर्म सीखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। ठीक, एटॉमिसिटी जो होती है वो रेफर करती है किसको, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंटिंग इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या कंपाउंड के अंदर कितने हमारे पास एटम प्रेजेंट है उसी को हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे आपके सामने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 का, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। सेम आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दे रखा है O3, तो इसके अंदर एटॉमिसिटी कितनी, 3, क्योंकि इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल है। तो अगर आपको कभी भी एटॉमिसिटी जैसा वर्ड दिखे तो आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम्स को गिनना है। चलो इस पर एक और एग्जांपल करें। जैसे मान लो कि मेरे पास CH4 है, मुझे ज़रा इसके अंदर एटॉमिसिटी बताओ। तो अपने को दिख रहा है कि 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, तो एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी, वेरी गुड, 5। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बताओ, ईजी है, 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में, और ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। ठीक, डेंसिटी, डेंसिटी काफ़ी बार हम बेसिक टर्म्स में यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी अपने पास क्या होती है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो जो वेट है वो जनरली हम किस में लेते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम ml में। तो ध्यान रखना बच्चों कि डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये आपको ये बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना हैवी, कितना भारी है। जो ज़्यादा डेंस है, भारी कंपाउंड होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो कंपाउंड हमारा लेस डेंस है उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक तरफ वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में, और अब इसी वाटर को जमा करके मैंने वाटर सॉलिड स्टेट में बना दिया। अब बताओ इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सॉलिड की डेंसिटी कम होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल पास आता है तो उसमें बीच में स्पेस होता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घट जाती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वाटर सॉलिड के अंदर वो ज़्यादा होता है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, मोर डेंसिटी। तो इसके क्वेश्चन अपने को आते रहेंगे। अभी टर्म यूज़ करता है, हम बहुत रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं आज, तो अगला है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब रिलेटिव बोला है तो अपन किस चीज़ से कंपेयर करने वाले है ना, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखना मैक्स होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी डेंसिटी घटेगी, और आप घटाओगे टेम्परेचर तब भी डेंसिटी घटेगी। मैक्सिमम वैल्यू ही 4 डिग्री सेल्सियस पर मिलती है। ठीक है, तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर हो जाता है ख़त्म। आज इम्पॉर्टेंट था कुछ, मॉलिक्यूलर मासेस की प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ढूंढिए जिनके मास निकालते रहिए, क्योंकि अगली क्लास में ये सारे की सारी चीज़ें यूज़ होने वाली।
ठीक है, चलिए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हालांकि अभी मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है जिनको आता है उनको बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं जो भी नीड में होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।